So third type of market, first was perfect competition, second monopoly, अब थर्ड है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें मोनोपोली अंडरलाइन करो, मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन दोनों के फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों चीजें साथ में। इसमें जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि देयर आर मेनी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स, अंडरलाइन करो, विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर। उसका मतलब एक जैसी प्रोडक्ट बनती है, एक नहीं पर एक जैसी प्रोडक्ट बनती है। दिस इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई कंपटीशन जो होती है ना वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं होती, वो सिर्फ सेलिंग एंड परचेसिंग के अंदर होती है। ईच प्रोड्यूसर हैज मोनोपोली ओवर इट्स ब्रांड, ये मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक है। अब मतलब इसका समझाऊं कि अगर मैं एक ब्रांड नेम से अपनी प्रोडक्ट बेचता हूं तो वो ब्रांड नेम से बेचने की मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। नाउ द नेक्स्ट इज द फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। The first one is the many firms. In monopolistic competition, there are many sellers in the market, where each firm produces small part of total output of the industry. यानी हर फर्म क्या करे, सिर्फ एक हिस्सा बेचती है बस। The output decision of a firm does not affect the output decision of other firm. यानी मैं जितना प्रोडक्शन करता हूँ उससे दूसरी फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। A small fall in price by a firm may take away the business from other firms. यानी जिसको कॉम्पिटिटर्स बोलते हैं, तुम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम करोगे ना तो बाकी सारे फर्म्स का बिजनेस तुम गेन कर लोगे, तो तुम्हारा फायदा है। अब आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अंडरलाइन करो। सब लोग सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं लेकिन कुछ जगह पे डिफरेंसेस है। सबसे पहले फिजिकल डिफरेंस, जिसमें ट्रेडमार्क अलग है, पैकेजिंग अलग होगा, पेटेंट, क्वालिटी, डिजाइन, कलर और स्टाइल, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। दूसरी बात, जो डिफरेंस है ना वो कई बार रियल होता है, सही में उसके अंदर वो प्रोडक्ट जो बताई गई है वो यूज की जाती है रॉ मटेरियल में, जबकि कुछ जगह पे खाली इमेजिनरी होता है। जैसे बायर्स बाय फोरेंस, फोरेंस टूथपेस्ट का नाम है, दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग, FORHENCE। और हेंस जो प्रोडक्ट थी ना इसमें फ्लोराइड बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से उसको डिसकंटिन्यू किया गया था। जो कैल्शियम फ्लोराइड बोलते हैं ना वो ज्यादा था उसके अंदर, और उसके कारण उसको बैन कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, फिर वापस रीलॉन्च हुई थी ये। तो फॉरेन डेंटिस्ट ने प्रिपेयर किया ऐसा बताया, तो लोग ये फैंसी डिफरेंशिएशन करते हैं कि इंपोर्टेड चीज के ऊपर ज्यादा भरोसा रखेंगे ऐसा। फिर सराउंडिंग कंडीशन, डिफरेंस इन जनरल टोन, जिस तरह से बिजनेस किया जाता है वो, लोकेशन बिजनेस का, प्रोडक्ट की रेपुटेशन। अब डिमांड कर्व कैसा होगा देखो ध्यान दे। ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ईच फर्म इज डाउनवर्ड फॉलिंग डिमांड कर्व, क्योंकि ज्यादा बेचना है तो प्राइस कम करनी पड़ेगी, इसका मतलब डाउनवर्ड फॉलिंग। AR curve is downward falling from left to right, but AR curve is flatter, flatter का मतलब more elastic as compared to monopoly। मोनोपोली का जो कर्व है ना वो एकदम डायरेक्टली नीचे आता है, ये थोड़ा फ्लैटर यानी और ज्यादा लंबा खींचेगा, बिकॉज द प्रोडक्ट हैज मेनी सब्स्टिट्यूट सो डिमांड इज मोर इलास्टिक। थोड़ा सा ही चेंज करोगे ना प्राइस के अंदर तो डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये बताने के लिए हमको AR यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व को फ्लैटर ड्रॉ करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्राइस पॉलिसी। डिफरेंट सेलर्स चार्ज डिफरेंट प्राइसेस, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में डिफरेंस है। कई बार ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग होता है, अगर दूर प्रोडक्शन है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है। आप पार्ले जी के पैकेट के ऊपर देखोगे कि गुजरात के अंदर सेल करेंगे तो इतनी प्राइस, महाराष्ट्र में सेल करेंगे तो इतनी प्राइस, दोनों में प्राइस अलग है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इसमें ज्यादा। दूसरी बात, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर,
कंज्यूमर को पता नहीं होता, इसलिए भी हमने परफेक्ट कंपटीशन में क्या सपोज किया था कि कंज्यूमर इज फुल्ली अवेयर अबाउट द मार्केट कंडीशन, लेकिन यहाँ कंज्यूमर इग्नोरेंट है। लैक ऑफ मोबिलिटी, यानी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं भेजा जा सकता। दूसरी बात, कई बार है ना कंज्यूमर की मोबिलिटी कम होती है, कंज्यूमर दूर तक लेने नहीं जाते, अपने घर के नजदीक में से खरीद लेते हैं। फिर आता है उसके बाद में रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सेलर्स प्रिफर नॉन प्राइस कंपटीशन टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स, सो दे यूज एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एफिशिएंट आफ्टर सेल्स सर्विस एक्सेट्रा। मतलब एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छा रखना और आफ्टर सेल्स सर्विस प्रॉपर होना चाहिए। ये एडवर्टाइजमेंट इसीलिए किया जाता है, एक अकेला एडवर्टाइजमेंट नहीं है इसके अंदर, इसको है ना अपने क्या नाम देते हैं, सेलिंग कॉस्ट नाम देते हैं, बेचने का खर्चा। तो अकेला इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट नहीं, साथ में डिस्काउंट भी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर तक फैलाना, और उसके बाद में सेल्स सर्विस, आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी देना। ग्रुप, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज ग्रुप। अब ये ग्रुप की डेफिनेशन, खाली ग्रुप की डेफिनेशन पूछी गई थी 2.5 मार्क्स में। ग्रुप इंक्लूड्स नंबर ऑफ फर्म्स which produce similar products. These products are close substitutes, यानी वो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकती है ऐसी, यानी सिमिलर प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। ग्रुप जो भी बनाती है ना वो सब सिमिलर प्रोडक्ट्स है। नाउ एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मार्क्स के लिए। So explain the concept of group equilibrium. The first one is a group is a cluster of firms producing very closely related but differentiated products. Cluster of firms यानी group of firms, cluster यानी group of firms। पर याद रखो वो जो प्रोडक्ट बनाती है ना वो एक जैसी प्रोडक्ट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उसके अंदर। ग्रुप इक्विलिब्रियम refers to the adjustment of prices and output of a number of producers whose goods are very closely related। यानी मतलब हम उन चीजों, उन फर्म्स के बीच में कंपटीशन करेंगे और ऐसी प्राइस फिक्स करेंगे ना कि सब एक तरह से, जितने भी फर्म्स है ना वो एक ही इक्विलिब्रियम लेवल पे अचीव करें। फॉर एग्जांपल, ऑल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में भी रिगार्डेड एज वन ग्रुप ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और इसको समझाने वाले कौन, प्रोफेसर चैम्बरलिन। उसने कॉन्सेप्ट जो है ग्रुप इक्विलिब्रियम का ये बताया, इन एक्सप्लेनिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ग्रुप फॉलोइंग डिफिकल्टीज आर टू बी फेस्ड। नंबर 1, ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। अंडरलाइन करो, सबके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बाकी दूसरे लोगों से अलग है, और ये अपने खुद के ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को समझने के बाद। द डिमांड एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ फर्म्स रिप्रेजेंटिंग देयर मार्केट शेयर्स डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी एंड पोजीशन। यानी डिमांड और दूसरी बात एवरेज रेवेन्यू कर्व, वो दोनों अलग अलग होता है, क्योंकि किसी फर्म के अंदर ऐसा है ना कि आप प्राइस चेंज भी करो ना तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसकी डिमांड के अंदर, तो कुछ फर्म के अंदर थोड़ी प्राइस चेंज करने से ज्यादा फर्क पड़ता है। तो एवरी फर्म हैज इट्स ओन यूनिक डिमांड कर्व, या तो उसको अपने एवरेज रेवेन्यू कर्व बोलेंगे, दोनों एक ही होते हैं। लाइक वाइज कॉस्ट कर्व जो है ना वो भी अलग है, क्योंकि कोई फर्म को प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होती हो तो कोई फर्म को प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती हो। चैम्बरलिन अटेम्प्ट्स टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज। तो अब ये तो सारे प्रॉब्लम्स है, तो इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कुछ एजम्पशन करने पड़ेंगे। तो रिमेंबर दीज आर द फॉलोइंग एजम्पशंस। फर्स्ट थिंग, मोर और लेस आइडेंटिकल प्रोडक्ट हमने बना दिया, अंडरलाइन करो, मोर और लेस आइडेंटिकल यानी सिमिलर प्रोडक्ट्स। पहले में ऑल द फर्म्स हैव, अंडरलाइन करो, इक्वल मार्केट शेयर, यानी अगर 10 फर्म है तो एवरी फर्म हैज 10% मार्केट शेयर। दूसरी बात, all firms have equal efficiency in production and so they have similar cost curves। सबकी एफिशिएंसी प्रोडक्शन में सेम है, इसलिए उसका कॉस्ट का ऊपर जो बोला ना वो सबको सेम रखना है। पहली बात हमको क्या सेम रखना है, पहली बात तो हमको प्राइस सेम रखनी है, दूसरी बात हमको कॉस्ट सेम रखनी है, तीसरी बात शेयर मार्केट के अंदर सेम, और चौथी बात मार्केट के अंदर जो भी हमारी प्रोडक्ट है ना वो आइडेंटिकल रखनी है हमको। और लास्ट जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है
कि हर फर्म दूसरी फर्म से इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं करती। अगर कोई एक फर्म प्राइस को चेंज करेगी तो इस फर्म के लिए इंपरेटिव यानी कंपलसरी नहीं है कि वो भी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करे। अब ये देखो, द फर्स्ट थ्री आर नोन एज यूनिफॉर्मिटी एजम्पशन। यूनिफॉर्मिटी क्यों? क्योंकि तीनों दिन में देखो सेम 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 वर्ड को यूज किया गया है। पहला आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, दूसरे में इक्वल मार्केट शेयर, तीसरे में इक्वल प्रोडक्शन एफिशिएंसी और इक्वल प्रोडक्ट ऑफ, राइट ने। तो इसका मतलब पहले तीन में सब चीजें सेम रहती है, इसलिए हम क्या मानेंगे उसको, यूनिफॉर्मिटी एजम्पशन मानेंगे। एंड द लास्ट वन इज आल्सो नोन एज सिमेट्री एजम्पशन। सिमेट्री का मतलब, सिमेट्रिकल मतलब कोई एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, उसको सिमेट्री बोलते हो। नाउ दिस इन शॉर्ट रन अ फॉर्चुनेट फर्म इन ग्रुप में एन एक्सेस प्रॉफिट। एक फर्म जो नसीबदार है वो क्या करेगी, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, बट जैसे ही उसका ज्यादा प्रॉफिट देखा जाएगा तो कोई नई फर्म मार्केट में एंटर होगी और जो नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो कमा रही है ना, वो डिसअपियर हो जाएगा। यानी हमेशा एंट्री तो है ही पॉसिबल, तो अगर कोई भी नई फर्म आएगी तो डिमांड में वो बंटवारा करेगी, सप्लाई बढ़ा के, इसलिए जो प्राइस ज्यादा मिलती है एक फर्म को वो धीमे धीमे कम हो जाएगी, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। In this figure, at point E, MR and MC curve intersect with each other. That is, MR is equal to MC. Here, firm produces OM output and gets maximum profit. At OM output, AR is equal to QM. देखो, AR QM के बराबर है, AC भी QM, यानी इसका मतलब AR is equal to AC है। तो फर्म यहाँ पे हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी, बट दिस डायग्राम इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ। अब इसको ड्रॉ करूँ ने तो ध्यान देना, क्योंकि टेस्ट के अंदर तुम फिर बराबर जरा भी ड्रॉ नहीं करते, जो मन में आता है वैसा चेकड़ा मार देते हो। देखो ध्यान में, इसमें सेम वे एक्स एक्सिस के ऊपर अपने आउटपुट रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब सबसे पहले ये MR कब है, ये AR। ना अपने इक्विलिब्रियम बनाने के लिए इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम है। अब इस इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे कॉस्ट रखनी पड़ेगी, एग्जैक्टली यहाँ पे। उसके पीछे का कारण ये कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस बताना है। तो हम ये देखो, इसको है और ज्यादा क्लियर करें, यहाँ से ये सीधा ऊपर जाना शुरू करना चाहिए, ये एवरेज कॉस्ट कर्व। यू कैन सी हियर, ये जो है ना, यहाँ पे तुम्हारी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों देखो इक्वल हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब भी मार्जिनल कॉस्ट कर्व को कट करे एवरेज कॉस्ट कर्व को फ्रॉम बिलो कट करे, इस तरह से कट करें, ये काफी जरूरी है। ये अगर नहीं हुआ ना तो डायग्राम पूरा रॉन्ग, ये याद रखना है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग, क्या याद रखेंगे, देखो पहले मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों को इंटरसेक्ट करें,
राइट। तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहला तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन तो वही है, व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी, वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम है। और एमआर जो है ना, वो एमसी को फ्रॉम बिलो कट करना चाहिए, एमसी एमआर को बिलो कट कर, यानी नीचे से ऊपर कट होना चाहिए। ये डायग्राम जो है ना, उसमें इस तरह से नहीं बताया गया, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसको। राइट, बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है। देखो, ये फ्रॉम बिलो कट करना चाहिए, उसके बाद में यहाँ पे ये इसके बॉटम पे कट करना चाहिए, और इसके बाद में ये बिल्कुल टच करके निकलना चाहिए। सो ये प्रैक्टिस से बनता है डायग्राम। तुम ऐसा बोलो कि एक दिन में याद आए तो इम्पॉसिबल है ये। राइट, ये तुम्हारी प्राइस है, तो इसको यहाँ पी लिखेंगे, यहाँ क्यू और यहाँ पे एम। तो हमारे लिए एवरेज रेवेन्यू कितना है, वो भी क्यू एम, और एवरेज कॉस्ट कितनी है, वो भी क्यू एम, यानी ए आर इज इक्वल टू ए सी हो गया। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको क्या बोलेंगे, अपने नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। ये इसका एक्सप्लेनेशन। ग्रुप इक्विलिब्रियम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बार बार बोलता हूँ, तुमको ये आता है। राइट, now the next one is ओके। ई जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट आप डायग्राम में देख सकते हो। एमआर और एमसी का इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दैट इज एमआर इज इक्वल टू एमसी। हियर फर्म प्रोड्यूसेस ओएम आउटपुट एंड गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। एट ओएम आउटपुट एआर इज इक्वल टू क्यूएम है, और एसी इज इक्वल टू क्यूएम है। तो इसका मतलब एआर इज इक्वल टू एसी। तो ओएम तुम्हारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। लेकिन अगर ऑप्टिमम आउटपुट की बात करें कोई, सो ऑप्टिमम आउटपुट इज एट ओएम वन लेवल। देखो, हम ऑप्टिमम आउटपुट कहाँ पे बताएंगे, देखें। दिस वन इज योर ऑप्टिमम आउटपुट, ओएम वन ऑप्टिमम। और याद रखो, ग्रुप इक्विलिब्रियम हमेशा ऑप्टिमम आउटपुट से थोड़ा कम होगा, ऑप्टिमम आउटपुट से थोड़ा कम होगा, बिकॉज यू आर नॉट अलोन। कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, आपको दूसरे लोगों के साथ में प्रोडक्शन करना है। इसका मतलब वो भी मार्केट में हिस्सा रखते हैं, आप भी मार्केट में हिस्सा रखते हो। तो इसका मतलब तुम्हारा जो ऑप्टिमम लेवल है वो तुम कभी अचीव नहीं कर पाओगे, और जस्ट लेस देन ऑप्टिमम लेवल तुम प्रोडक्शन तक पहुंच पाओगे। ये याद रखना इसमें। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली और उसका इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे। ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर ओनली, अंडरलाइन करो, फ्यू फॉर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स नहीं, फ्यू फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम कंपनीज। अब इसमें पहले फ्यू फॉर्म्स है, सिमिलर तरह की प्रोडक्ट को बेचने वाली फॉर्म्स है, और इंटरडिपेंडेंस। याद रखो, प्रोडक्ट एक तरह की है, और जो प्रोडक्ट बेचते हैं ना, उसमें एक दूसरे पे डिपेंडेंस रखा जाता है, क्योंकि अगर एक जन प्राइस चेंज करेगा, बाकी सबको इसको फॉलो करना पड़ेगा। अंदर oligopoly market, due to some small number of firms, each firm has control over a significant portion of total supply of industry. So अगर आउटपुट या तो प्राइस में चेंज करे, तो उसके राइवल फर्म्स के ऊपर कंसिडरेबल इफेक्ट, अंडरलाइन करो, कंसिडरेबल यानी ज्यादा इफेक्ट होती है। This means the behavior of oligopolistic firms is interdependent and not independent. यानी हमने इसके पहले के मार्केट में किसकी बात करें, इसके पहले के मार्केट के अंदर हमने मोनोपोलिस्टिक के अंदर ये सपोज किया कि ऑल द फर्म्स आर इंडिपेंडेंट। यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं, या इंटरडिपेंडेंट है। डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म इज नॉट नोन because it depends upon the reaction of rivals which is highly uncertain. आप याद रखो, डिमांड कर्व, अगर मैंने प्राइस को कम किया तो राइवल क्या करेंगे वो पहले देखना पड़े, फिर मेरा डिमांड कर्व बनेगा। राइवल यानी तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, considering the uncertainty due to small number of firms and interdependence of their behavior, it is desirable for the firms to coordinate their activities desirable
फॉर द फॉर्म्स टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज थ्रू एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट, यानी कार्टेल और इम्प्लिसिट यानी हिडन अंडरस्टैंडिंग। यानी हम क्या करेंगे, फॉर्म्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने की बात करेंगे, एक्टिविटीज एक दूसरे की, कार्टेल बना देंगे। कार्टेल बनाना मतलब आप जानते हो, फर्स्ट सेम में अपने सीखा था। कार्टेल यानी अपने जैसी फर्म के साथ में हम ऐसा कॉम्बिनेशन बना देते हैं जिसके अंदर हम मार्केट को कंट्रोल कर पाए, प्राइस को कंट्रोल कर पाए। अब एंट्री ऑफ फॉर्म, एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म इज डिफिकल्ट, फ्री भी नहीं है ना, उसके ऊपर बाढ़ यानी उसको बैन भी नहीं किया गया कि आप नहीं आ सकते। लेकिन अगर कोई नई फॉर्म घुसेगी नहीं तो बाकी सारी फॉर्म्स उसके पीछे पड़ जाएगी उसको हटाने के लिए, क्योंकि बाकी सारी फॉर्म्स के पास सालों का प्रॉफिट है, सालों का एक्सपीरियंस है, और नई फॉर्म के पास वो नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म, अब यहाँ पे इन ओलिगोपोली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फॉर्म मे नॉट बी, अंडरलाइन करो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें सेल्स मैक्सिमाइजेशन विद प्रॉफिट कांस्टेंट, यानी प्रॉफिट लिमिटेड रख के, लिमिटेड प्रॉफिट में ज्यादा सेल्स बढ़ाओ ऐसा। दूसरी बात, टारगेट ऑफ फेयर रेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉन्ग रन स्टेबिलिटी। क्या करेंगे अपने, प्रॉफिट एक परसेंटेज उसके अंदर ऐड कर देंगे। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, यानी मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा हो पाए ना, इसलिए अपने 4-5 फर्म मिलके एक साथ में मैनेज करेंगे। लिमिटिंग न्यू एंट्री, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि कोई नया इंसान आना नहीं चाहिए। एंड अचीविंग सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट sales etc, that is the firm is a satisfier and not maximize, यानी मतलब वो खुद सेटिस्फाइड है, मैक्सिमाइजेशन पे डिपेंड नहीं करती। मतलब ये लोग सोचेंगे कि इतना प्रॉफिट कमाना, वो कमा लिया तो उसके बाद में उनको सुकून है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के पीछे नहीं भागती। एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ जॉइंट प्रॉफिट रादर देन इंडिविजुअल प्रॉफिट, हम सब मिलके जो जॉइंट प्रॉफिट है उसके ऊपर अपने डिपेंड करेंगे। ड्यू टू स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली it is advantageous and feasible for the firms to establish cartel or collusion। collusion का मतलब ये होता है, collude करना मतलब क्या, गलत इंटेंशन के साथ में किसी फर्म के साथ में मिक्सअप हो जाना, जिसको मार्केट वाले कंपटीशन समझते हो, अंदर से कंपटीशन ना हो। ये लॉ की लैंग्वेज में collude किया जाता है। collusion है ना, इलीगल है, खास करके यूएस में, कि तुम कस्टमर को धोखा देने के लिए collusion करते हो। तो अब एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ किंग डिमांड कर्व and price rigidity as given by Paul M. Sweezy। In oligopoly a firm does not know the exact, underline करो, oligopoly में डिमांड कर्व आपको पता नहीं है, क्योंकि वो राइवल फर्म की रिएक्शन के ऊपर हम डिसाइड कर पाते हैं, और राइवल फर्म का रिएक्शन हाईली अनसर्टेन होता है। सो इट डिसाइड्स द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन अबाउट रिएक्शन ऑफ राइवल्स। रिएक्शन नहीं, रिएक्शन बीच में डैश नहीं है, रिएक्शन एक वर्ड है। In oligopoly, a firm believes that if it will raise its price, other rivals will not raise their prices। अब बात समझो, यहाँ कंपटीशन किसके अंदर है, कंपटीशन है प्राइस के अंदर, और ज्यादा क्वांटिटी। अगर मैंने प्राइस को कम किया ने तो बाकी सारी फर्म सटासट कम कर देगी, लेकिन अगर मैंने प्राइस को बढ़ाया ने तो बाकी सारी फर्म रिएक्शन देखेगी मार्केट का, फिर धीमे से प्राइस इंक्रीज करेगी। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड एकदम गिर जाती है, तो जब प्राइस इंक्रीज करता हूं तो डिमांड बिकम्स इलास्टिक, मोर इलास्टिक हो जाती है। लेकिन जब प्राइस को अपने डिक्रीज करते हैं ना तो डिमांड बिकम इन इलास्टिक, कारण क्योंकि मेरे पीछे पीछे सारी फर्म अपनी प्राइस को डिक्रीज कर देगी विदाउट अ सेकंड। यानी जैसे उनको पता चला ना कि प्राइस रिड्यूस हो गई, बाकी सारी फर्म भी कोई ना कोई स्कीम लेके मार्केट में उतर जाएगी सेम टाइम। तो इसका मतलब मार्केट में हमारे कस्टमर्स बढ़ने का चांस हमको मिलता नहीं है। तो प्राइस कम करने से फायदा नहीं है और प्राइस बढ़ाने से नुकसान है। तो दोनों तरफ से फर्म एंड एक स्टेबल प्राइस के ऊपर रहती है। इसीलिए इसका डिमांड कर्व कैसा आता है, किंग डिमांड कर्व, यानी खांच वाला डिमांड कर्व जिसको बोला है। जैसे यहाँ पे दिखा है, देखो कैसे दिखाया गया है, ए से पी तक देखो, ए से पी तक देखो, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब अगर मैंने प्राइस को इंक्रीज किया ना तो डिमांड एकदम गिर जाएगी। इफ आई इंक्रीज द प्राइस तो डिमांड एकदम गिर जाएगी, यानी पहले प्राइस ओपी थी, मैंने ओए प्राइस कर दी तो डिमांड एकदम कम हो जाएगी, राइट, ऑलमोस्ट जीरो, समझो। और इसके बाद में अगर मैं पी से बी तक जाता हूँ, पी से बी तक जाता हूँ तो वहां देखो थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, यानी इसको क्या बोलते हैं, इस वाले डिमांड कर्व को इन इलास्टिक डिमांड कर्व बोलते हैं। और ऊपर वाला जो डिमांड कर्व है ना उसको ई ग्रेटर देन 1 लिखा, उसको इलास्टिक डिमांड कर्व बोलेंगे अपने, राइट। और यहाँ पे तुम्हारी मार्जिनल कॉस्ट है
तो मार्जिनल कॉस्ट थोड़ी डिक्लाइन हो सकती है, लेकिन रिमेंबर कुछ भी कर लो, तुम्हारे पास ये चांसेस नहीं है कि तुम कभी भी ज्यादा बेच पाओ, क्योंकि प्राइस कम करोगे बाकी सारी फर्म फॉलो करेगी, प्राइस बढ़ाओगे कोई फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा डिमांड कर्व किंग डिमांड कर्व आता है, एंड दैट किंग डिमांड कर्व इज एक्सप्लेन हियर। देखो, हाईली इलास्टिक अबव द करंट प्राइस, यानी करंट प्राइस से ऊपर रखते हैं प्राइस को तो फ्लैटर डिमांड कर्व आता है, अगर लेस रखते हैं तो स्टीपर डिमांड कर्व आता है। और बिटवीन टू डिफरेंट पार्ट्स यानी शेप ऑफ द डिमांड कर्व देयर इज अ किंग। किंग यानी एक कॉर्नर जैसा होता है, खांची जैसा दिख रहा है अपने को, जो पी पॉइंट के ऊपर अपने को दिख रहा है, तो उसको अपने किंग डिमांड कर्व बोलते हैं। अब नंबर 1 देखो, इसमें द फॉर्म्स डिमांड कर्व ए पी बी दिख रहा है, ए पी बी डिमांड कर्व, ए से शुरू होता है, बीच में पी है और उसके बाद में बी, एंड इट इज किंग्ड एट ओपी। ओपी प्राइस के ऊपर बीच में खांच आती है उसके अंदर, और उस वक्त वो कितना आउटपुट बेच पाता है, ओएन। द अपवर्ड सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व यानी एपी वो ज्यादा फ्लैट है, वो ये बता रहा है कि इलास्टिक डिमांड है, और एमआर कर्व है वो ए सी डी एफ, इफ यू कैन सी दैट ए सी डी एफ, ये ए पी बी है, वो तुम्हारे लिए डिमांड कर्व है, और ये एमआर कर्व जो है ए सी, उसके बाद में डी फ्लैट हो जाता है, नीचे जाता है, उसके बाद में एफ, और एफ में अपने नेगेटिव भी इसको बताया है। द एमसी कर्व पासिस थ्रू द गैप सी डी, जो सी डी की गैप है ना उसी के बीच में से पास होता है। सी डी ऑफ द एमआर कर्व फॉर एग्जाम्पल फॉर लेस देन ओएन आउटपुट, अगर ओएन आउटपुट से अगर लेस प्रोड्यूस किया जाएगा तो एमआर ग्रेटर है एमसी से। फॉर मोर देन ओएन आउटपुट एमआर इज लेस देन एमसी, ये अंडरलाइन करो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर। और एमआर और एमसी दोनों एक गैप में इक्वल हो जाते हैं, सीडी की गैप में वो दोनों इक्वल है, जितनी सीडी गैप है ना उसके अंदर दोनों इक्वल है। द डायग्राम शोज दैट any upward or downward shift in the marginal cost curve will not bring any change in the current price. That, for example, even at higher MC curve like MC1 or MC2, the current price does not change. तो इसको बोला जाता है प्राइस रिजिडिटी। 11th स्टैंडर्ड में आपको है ना किंग डिमांड कर्व बताया गया था, लेकिन प्राइस रिजिडिटी नहीं बताई गई थी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी क्यों है, क्योंकि आपका मार्जिनल कॉस्ट का है ना बीच में एक ऐसा हिस्सा है ना कि जो बिल्कुल रिजिड यानी फिक्स हो जाता है, तो यहाँ पे तुम प्राइस को चेंज करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ाओ तो भी इतने पार्ट के अंदर, तो दैट्स वाई इसको प्राइस को अपने फिक्स रखेंगे, और इसी को अपने क्या बोलेंगे, प्राइस रिजिडिटी। रिजिडिटी यानी फिक्स। इन शॉर्ट, स्वीजीज मॉडल ऑफ किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन्स द रिजिडिटी और स्टिकीनेस। स्टिकीनेस मतलब कोई जगह पे प्राइस का रुक जाना, ना बढ़ना ना कम होना। It explains why prices of oligopolistic firms are rigid or inflexible. Rigid का मतलब not changing. Limitation. These model does not explain how the existing or current price is determined. ये तो बता दिया कि करंट प्राइस को चेंज मत करो, बट ये नहीं बताया कि करंट प्राइस आए कैसे, राइट, उसके बारे में नहीं बताया गया। तो ये तुम्हारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ, थर्ड यूनिट यानी